तो फ्रेंड्स, कैपेसिटेंस का लेक्चर 2 हमारा आज है। कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। C = 4πε0r। शायद उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है कि द रेडिएटिव सोर्स जो है वो एक कंडक्टिंग स्फीयर के रूप में है। कंडक्टिंग स्फीयर है और उसका डाया दिया है मुझे, शायद कैलकुलेशंस में रेडियस चाहिए होता है, which emits electrons at a constant rate of this much। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड वो एमिट कर रहा है। If the source is electrically insulated, ये आपको शुरू में थोड़ी दिक्कत दे सकता है। If the source is electrically insulated, how long will it take for its potential to rise by 1 volt? अब वोल्टेज फॉर्मूला तो शायद Q = CV लगेगा, क्योंकि डायमीटर वाइट मीटर दिया हुआ है। मुझे मोटे तौर पे ये समझ में आ रहा है क्योंकि एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है। अगर एक ही स्फीयर दिया है मतलब वो आइसोलेटेड ही है, वरना उसके आसपास कुछ होता तो वो बताता। कुछ बताया नहीं है, इसका मतलब ये आइसोलेटेड है। तो कैपेसिटी का ये फॉर्मूला लग जाएगा। कैपेसिटी तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा, R/9 × 10⁻⁹ रेडियस है 0.5 × 10⁻³ अपॉन 9 × 10⁻⁹। तो ये 5/9 × 10⁻⁴ -9 हो जाएगा। इससे अभी और सॉल्व नहीं करते, ऐसे ही पड़े रहने देते हैं। यदि मैं इसे 5 बनाऊंगा, इसको बड़ा कर रहा हूँ, तो ये इसका नेगेटिव पावर बड़ा हो जाएगा। सो कैपेसिटी जो आ रही है वो तो जरूर कुछ ऐसी आ रही है, ऐसा यूनिट्स में ये कैपेसिटी आ रही है। और वोल्टेज भी 1 वोल्ट दिया हुआ है, तो मैं करस्पॉन्डिंग Q निकाल सकता हूँ। Q is CV, तो Q is 5/9 × 10⁻³ 13 9/4 13 कूलम हो जाएगा। -13 कूलम हो जाएगा, इतना चार्ज हो जाएगा। खैर, अब आगे तो देखेंगे, जो करेंगे सो करेंगे। आपको यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन है तो रेस करिए। एनी ऑब्जेक्शंस? राहुल राठौर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और देखते हैं किसको ऑब्जेक्शन है। मेरे को ऑब्जेक्शन है कि यार ये इंसुलेटेड स्फीयर बोल रहा है। कहता है द सोर्स इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। रेडिएटिव सोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर और वो खुद इंसुलेटेड है। अब अगर वो इंसुलेटेड है तो फिर चार्ज उसमें से बाहर निकल ही कैसे रहा है कि नहीं? वैलिड पॉइंट। इन क्वेश्चंस में जब भी इंसुलेटेड वर्ड आएगा उसको आपको हमेशा इग्नोर करना है। वो इंसुलेटेड है ताकि आप अगर उसको हैंडल कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में उसका चार्ज ना चला जाए, इसलिए वो इंसुलेटेड है। बाकी कहीं उन्होंने प्रॉपर ओपनिंग दी होगी, कहीं होल दिया होगा, कहीं से तो ये हो ही रहा है जो वो बोल रहा है। वो बोल रहा है इट एमिट्स इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड और उसके 80% एस्केप कर भी पा रहे हैं। शायद उसके इंसुलेशन के कारण जो 20% इलेक्ट्रॉन है वो अंदर ही रह जा रहे हैं। हमें इस वर्ड को हमेशा इग्नोर करना है। अब ये नहीं सोच के बैठ जाना कि बॉस इंसुलेटेड है, चार्ज तो निकलेगा ही नहीं, सवाल यूजलेस है, कहानी खत्म। इंसुलेटेड वर्ड इज ऑलवेज टू बी इग्नोर्ड, क्योंकि हो तो रहा ही है ये सब। 1 वोल्ट आ तो रहा ही है, ठीक है। तो टोटल चार्ज जब स्फीयर पे इतना आ जाएगा ना, जब टोटल चार्ज इतना आ जाएगा तब जाकर के वो टाइम वही हमें निकालना है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं
तो बस उतना चार्ज ये लूज कर रहा है, पर सेकंड ये कुछ चार्ज यूज कर रहा है, पर सेकंड ये चार्ज यूज कर रहा है। मैं शायद कुछ ऐसा तरीका बना सकता हूँ कि चार्ज पर यूनिट टाइम इनटू टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल चार्ज। ऐसा कुछ फॉर्मूला मैं बना सकता हूँ। चार्ज पर यूनिट टाइम इनटू टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल चार्ज। तो जो टोटल टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल चार्ज developed on the sphere, developed on the source, जो भी है, upon charge lost, electrons lost, इसकी charge electrons lose हो रहा है उसमें से, और उसी वजह से आ रहा है चार्ज तो आ रहा है, चलो upon charge gained per second। टोटल टाइम अगर आपको चाहिए तो आप देख लीजिए टोटल चार्ज कितना आ रहा है अपॉन चार्ज पर सेकंड कितना आ रहा है। चार्ज का फॉर्मूला होता है एनई, तो टोटल चार्ज क्यू अपॉन 80% 0.8 इंटू एनई, ये ठीक है। जो टोटल चार्ज आ रहा है वो शायद 5/3 इंटू 10⁻⁻13 लिखा था। क्या था वो, क्या लिखा हुआ है चार्ज? यही सही लिखा है मैंने, 5/9। 5/9। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल रहे हैं जो वो एमिट कर रहा है उसका 80% ही बाहर निकल पा रहा है। तो जो बॉडी पे चार्ज डेवलप होगा वो इसके कारण होगा, और ये नंबर पर सेकेंड है, तो 0.8 इंटू 6.25 इंटू 10⁻10 ये पर सेकेंड है, इंटू ई यानी 1.6 इंटू 10⁻19। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। टाइम का आंसर आएगा, टाइम आएगा टोटल चार्ज यानी 5/9 इंटू 10⁻13 इंटू ये हो गया 0.8। चलो एक बार तो 0.8 ही लिख लेता हूँ, और ये इनको हैंडल कर लेता हूँ पहले। अच्छा 16 6 96 होता है, ये आएगा 10। 16 6 96, ये 6 से बड़ा आएगा, ये पूरा एकदम परफेक्ट 10 आ जाएगा, और इंटू 10 का पावर -9, तो ये हो जाएगा 5/9 इंटू 10 टू पावर -3 + 9, -3 + 9 इज -6 + 6, और ये 8 हो गया, तो क्या 5/72। ये -13 था, ये फिर शायद मैंने लिखने में गलती कर दी, ये -13 था, सो -13 + 9 इज -4, so 5/72 into 10 to the power -4 seconds। ऐसा इसे मैं 10/144 लिख लूंगा, और फिर हो सकता है ऑप्शन माइक्रो सेकेंड्स में रीअरेंज हो, वो हम कर लेंगे। इस बात पर ध्यान दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए कि टोटल टाइम इनटू चार्ज पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू टोटल चार्ज। स्फीयर से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं उसका चार्ज डेवलप हो रहा है, और उसी वजह से उसका पोटेंशियल बढ़ के कभी 1 वोल्ट हो जाएगा, उसी वजह से उसका पोटेंशियल कभी बढ़कर 1 वोल्ट हो जाएगा। कितनी देर बाद वो 1 वोल्ट होगा वो, ठीक है। Q इज इक्वल टू CV का फॉर्मूला लगा, C का फॉर्मूला R/9 इंटू 10⁻9 लगा, और साथ में ये एक नया लगा कि टोटल टाइम अगर आपको निकालना है तो हमेशा टोटल चार्ज अपन चार्ज पर यूनिट टाइम, टोटल टाइम निकालना है तो टोटल चार्ज पर चार्ज पर यूनिट टाइम। अच्छा जितने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल रहे हैं उसमें 80% ही एक्चुअली बाहर निकल पा रहे हैं, और जितने एंक्लोजर में से बाहर निकल पाएंगे उतनों के ही कारण स्फीयर पे चार्ज डेवलप होगा।
ठीक है, कोई डाउट हो इस डिस्कशन में तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके डन, आगे बढ़े। तो अगला हमारा हेडिंग है चार्ज शेयरिंग। between two isolated spherical conductors. Charge sharing between two isolated spherical conductors. तो ये एक कंडक्टर है, मेबी इसका रेडियस r1 है, इस पे हमने चार्ज q1 दिया है, और इससे बहुत दूर एट अ लार्ज डिस्टेंस ये कंडक्टर है, इसका रेडियस r2 है और उसका चार्ज q2 दिया है। लार्ज सेपरेशन लिख सकते हैं। We consider two spheres at a large separation. Consider two spheres at a large separation. तभी तो ये आइसोलेटेड कहलाएंगे ना, तभी आइसोलेटेड कहलाएंगे। इनको भी वो बोल देता है कि ये दो बोथ आर इंसुलेटेड, ये भी इंसुलेटेड है और ये भी इंसुलेटेड है। मतलब बाहर इसके ऊपर हमने ऐसी कोटिंग चढ़ाई हुई है इंसुलेटिंग मटेरियल की, ताकि हमें झटका ना लग जाए। हमने दोनों में इंसुलेटिंग मटेरियल की लेयर चढ़ाई हुई है। और उसके बाद वो ये क्लियरली बोलता भी है कि नाउ द टू आर कनेक्टेड बाय अ मेटालिक वायर, ऐसा आप लिख दीजिए। नाउ द टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय अ मेटालिक वायर। अगर वो बोल रहा है टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय अ मेटालिक वायर, इसका मतलब ऑब्वियस है कि उसने यहाँ से थोड़ा सा इंसुलेशन निकाल दिया होगा, यहाँ से थोड़ा सा इंसुलेशन निकाल दिया होगा। आप इस बात पे मत अटक जाना कि भाई तो इंसुलेटेड स्फीयर्स थे तो फिर इंसुलेशन में तो चार्ज बह नहीं सकता, तो बात खत्म। अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिया हो कि इंसुलेटेड है और चार्ज बह नहीं सकता, तो चलो फिर भी एक बार सोचेंगे। और अगर ऐसा कोई ऑप्शन है भी नहीं, तब तो यह बात फिजूल है। तब आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये तो इंसुलेटेड है। हम ये अज्यूम करते हैं कि हमने इनमें छोटा सा होल कर दिया है ड्रिल, और इंसुलेशन कहीं छोटा सा इंसुलेशन हटा दिया है। अब ऑफ कोर्स मेटालिक वायर से आप कनेक्ट कर देंगे तो बोल दीजिए चार्ज फ्लोज फ्रॉम कंडक्टर एट हायर पोटेंशियल टू कंडक्टर एट लोअर पोटेंशियल। चार्ज फ्लोज फ्रॉम कंडक्टर एट हायर पोटेंशियल टू द कंडक्टर एट लोअर पोटेंशियल। Till the potential of both becomes equal. Till the potential of both becomes equal. Till the potential of both becomes equal. Finally, इनके voltage same हो जाएंगे. Finally, इनके voltage same हो जाएंगे, and this is called common potential. This is called common potential. तब हम common potential का derivation कर रहे हैं। हेडिंग है कॉमन पोटेंशियल। जब भी आप दो कंडक्टर्स को ज्वाइन कर देंगे तो चार्ज बढ़ेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक, और फाइनली उनका पोटेंशियल कॉमन हो जाए। लेट द न्यू चार्जेस ऑन द टू स्फीयर्स बी Q1 dash and Q2 dash। दोनों स्फीयर्स पे मान लेते हैं कि जो नए चार्जेस हैं वो Q1 dash है और Q2 dash है। अब हम अप्लाई चार्ज कंजर्वेशन कर रहे हैं। पूरे सिस्टम का चार्ज तो कंजर्व्ड ही है, तो पूरे सिस्टम में दोनों पे मिला के चार्ज पहले ये था और अब दोनों पे मिला के चार्ज ये है। हम ये मान के चल रहे हैं कि चार्ज सिस्टम में से कहीं भी गया नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एक स्फीयर से निकल के दूसरे स्फीयर में चला गया है, बस इतना ही हुआ है। एक स्फीयर से निकल के थोड़ा दूसरे स्फीयर में चला गया है, किसी एक में चार्ज कम हो गया है और किसी एक में चार्ज बढ़ गया है,
बस इतना ही हुआ है। टोटल चार्ज कंजर्व्ड है, टोटल चार्ज कंजर्व्ड है, यही आप हमेशा मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो हम सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। या तो वो कहेगा कि साहब उसमें से 20% चार्ज एटमॉस्फेयर में चला गया, तो फिर ठीक है, उस हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे। आपको खैर हमेशा चार्ज कंजर्वेशन लगाना ही पड़ेगा, हमेशा चार्ज कंजर्वेशन लगाना ही पड़ेगा। जब तक कोई इस बात का वो मैथमेटिकल जानकारी नहीं देते कि कितना चार्ज कहीं और चला गया है, तब तक आपको मानना ही है कि सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व है। अब Q1 को मैं लिख सकता हूँ C1V1, Q2 को लिख सकता हूँ C1V2, Q1 डैश C1V कॉमन और Q2 डैश C2V कॉमन। ठीक है, जिसका Q उसका C इंटू उसका V, और जब का Q तब का C इंटू तब का V। आपको जिसका Q चाहिए उसका CV ले लीजिए, कौन सा वेरिएबल QCV, और अगर बाद का Q चाहिए तो बाद का C इंटू बाद का V ले लीजिए। बाद में तो V दोनों का V कॉमन है, अगर इसका Q चाहिए तो इसका C इंटू इसका V, और बाद में इसका V कॉमन है। इसलिए कॉमन पोटेंशियल का वही फॉर्मूला आ गया, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, जैसे कॉमन वेलोसिटी का आया करता था परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के बाद। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के बाद जैसे कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला आया करता था, जैसे कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला आया करता था, वैसे ही आज कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया है। ओके, ये अब इसमें बेहतर ये रहता है एक्चुअली कि आप ज्यादातर आपको इसी रूप में याद रहता है। मेरा कहना है कि आपको उसे Q1 plus Q2 upon C1 plus C2 is certainly a better formula। ये ज्यादा अच्छा फॉर्मूला है कॉमन पोटेंशियल का, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। कई बार सवाल में वो आपको वोल्टेज देते ही नहीं है, खाली चार्ज देते हैं। हमने भी इस सवाल में चार्ज की बात की थी। जब वोल्टेज दे देंगे तो आप CV ले लीजिएगा, वरना बेसिकली आप Q को Q ही रहने दीजिए, Q को चेंज मत करिए। अगर वो दोनों पे चार्ज दे देता है तो कॉमन पोटेंशियल इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, और Q नहीं देता है तो फिर ठीक है, मैं Q निकालने के लिए CV करूंगा। ये हो गया कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है। बाद में दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं। क्या ये भी हम कह सकते हैं कि बाद में दोनों सेम चार्ज पे आ जाते हैं? नहीं। चार्ज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, चार्ज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस सिर्फ एक चीज की गारंटी है कि पोटेंशियल दोनों के सेम होंगे। चार्ज के बारे में हमें कुछ नहीं पता, हमें मैथमेटिकली सोचना पड़ेगा। तो यही हेडिंग दे दीजिए, यही इसके बाद हेडिंग दे दीजिए, न्यू चार्जेस आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, न्यू चार्जेस आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, न्यू चार्जेस। अब आपको Q1 डैश अगर चाहिए तो जिसका Q चाहिए उसका C इंटू उसका V। तो ये V कॉमन आया था, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। मैं तो V कॉमन को यही प्रेफर करूंगा हमेशा। Q1 को आप C1 V1 लिख सकते हैं जरूरत पड़े तो, और Q2 को आप C2 V2 ले सकते हैं। इसलिए Q1 डैश का जो फॉर्मूला आया है वो है C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। ठीक है, ये Q1 डैश का फॉर्मूला है। इसी तरह अगर आपको Q2 डैश निकालना है तो वह है C2 इंटू V कॉमन। आपको सेकंड वाले का नया चार्ज निकालना है तो Q यानी CV, आपको जिसका Q चाहिए उसका C इंटू उसका V। आपको पुराना Q चाहिए तो पुराना C इंटू पुराना V, और नया Q चाहिए तो नया C इंटू नया V। कैपेसिटी तो कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है, कैपेसिटी चेंज नहीं होगी जब आप एक को दूसरे से जोड़ दोगे तो C2 इंटू V कॉमन, और V कॉमन है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। इसलिए हो गया C2 अपॉन C1 प्लस C2, जो Q2 डैश हो गया हो गया C2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू Q टोटल। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है।
हम ये भी समझते हैं कि जो Q1 डैश बाय Q2 डैश है तो वो C1 भी कॉमन अपॉन C2 भी कॉमन है तो C1 अपॉन C2। इसका मतलब charges get distributed in direct proportion of capacities। इसके स्टार देती है, charges get distributed in direct proportion of capacities। Charges get distributed in direct proportion of capacities। इसीलिए तो हमने कहा यदि आपको Q1 निकालना है तो आपको जिसका चार्ज चाहिए उसी की कैपेसिटी अपॉन टोटल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज, क्योंकि चार्जेस का बंटवारा कैपेसिटीज के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हुआ है। अगर आपको सेकंड वाले पे चार्ज चाहिए और डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है तो Q2 के सामने C2 आएगा और ये वाला पार्ट तो कॉमन है, Q1 के सामने C1 आएगा, बाकी ये पार्ट तो कॉमन है। Q2 dash is charge on the second capacitor is equal to capacity of the second capacitor upon total capacity multiplied by Q total। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स में एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये चार्ज मान लीजिए ESU में है, चार्ज ESU में है, स्टैट कूलम में और कैपेसिटेंस फैराड्स में है, तो इसे भी सीजीएस में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस फॉर्मूले में रेशो ले रहे हैं, सारी कैपेसिटी सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। अगर ये माइक्रोफैराड में है तो ये भी माइक्रोफैराड में हो, ये भी माइक्रोफैराड में हो, तो सारी यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी कैपेसिटी की यूनिट्स, और फिर जिन यूनिट्स में आप Q टोटल रख रहे हो उन्हीं यूनिट्स में Q2 डैश आपके पास आ जाएगा। ये बात आप एक लिख दीजिए। टू कैलकुलेट न्यू चार्जेस it is not necessary that all the charges and all the capacities should be in SI units। It is not necessary that all the charges and all the capacities are in SI units। ठीक है, only the corresponding quantities should be in similar units। The corresponding quantities should be in similar units। लिख दीजिए that is all capacities will be in microfarads, can be in microfarads, all capacities can be in microfarads or all can be in picofarads or all can be in picofarads। ठीक है, and now the unit of the unknown charge will be same as that of the total charge। जिस यूनिट में आप टोटल चार्ज रखेंगे उस यूनिट में आपके पास फाइनली अननोन आ जाएगा, अगर चार्ज है वो। तो उल्टा भी हो सकता है कि सारे चार्जेस दे दें और कोई एक कैपेसिटी निकालने को दें। अभी बात कर लूंगा उस बारे में, आपसे एक क्वेश्चन दे दूंगा। पहले मैंने आपको ये बताया कि चार्जेस का बंटवारा कैपेसिटीज के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, इसलिए एक आप लाइन लिख दीजिए। If the capacitors are identical, if the conductors are of identical size, if the conductors are of identical size, अगर इनका साइज आइडेंटिकल है, then after redistribution, after sharing, charge on each becomes half of the total charge। Charge on each becomes half of the total charge। अगर इनके साइज बराबर है, इनके रेडियस बराबर है, तो मतलब इनकी कैपेसिटी बराबर हुई, क्योंकि कैपेसिटी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर कैपेसिटीज बराबर है तो चार्जेस भी दोनों में बराबर आएंगे, मतलब आधा आधा बढ़ जाएगा, टोटल चार्ज का आधा एक में जाएगा और टोटल चार्ज का आधा दूसरे में जाएगा। अदरवाइज द बिगर कंडक्टर होल्ड्स मोर चार्ज, बिगर कंडक्टर विल गेट मोर चार्ज, नहीं तो जो बड़ा कंडक्टर है उसमें चार्ज ज्यादा आएगा। ये इस तरह से हम इस एनालॉजी को ले सकते हैं। अगर आपने दो कंडक्टर्स को जोड़ा है तो चार्ज रहता है हाई से लो तक,
तब तक जब तक दोनों में पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। अगर मैं असाइनमेंट सिस्टम की कल्पना करूं तो फाइनली दोनों में लेवल सेम हो जाएगा। ये छोटा कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटी कम है, ये बड़ा कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। आप देख रहे हैं कि इसमें कैपेसिटी इसकी ज्यादा है, उसमें सेम वोल्टेज के लिए बड़े वाले में चार्ज ज्यादा है। Q इज इक्वल टू CV और V इज इक्वल टू सेम, तो Q प्रोपोर्शनल टू C, इसलिए बिगर कंडक्टर विल गेट मोर चार्ज। जो बड़ा कंडक्टर है उसको ज्यादा चार्ज मिलेगा। बिगर कंडक्टर विल गेट मोर चार्ज। बस ये एनालॉजी आप दिमाग में हमेशा रखते रहें तो अच्छा रहेगा कि वोल्टेज सेम है तो लेवल सेम है, तो बड़े वाले कंडक्टर में आपको दिख रहा है कि हाँ चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा है। अगर ये आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं तो दोनों में चार्ज का बंटवारा आधा आधा हो जाता है। ओके, फिर मैं वो जो बात कर रहा था उस पर आपको एक न्यूमेरिकल दे देता हूं। देखिए, अ कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, a conductor of radius 9 centimeter is connected, a conductor of radius 9 centimeter and charge 10 microcoulomb, 9 centimeter and charge 10 microcoulomb is connected to another uncharged spherical conductor, and the common potential becomes 1 microvolt. Common potential becomes 1 microvolt. Calculate R2. Common potential becomes 1 microvolt. आपको R2 निकालना है। कॉमन पोटेंशियल होता है पूरा चार्ज अपॉन पूरी कैपेसिटी। कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, बस एक ही पे चार्ज है, दूसरा तो जीरो है। C1 है R1 अपॉन 9 × 10⁹ और C2 है R2 अपॉन 9 × 10⁹। यहाँ तो शायद आपको सब रखने पड़ेंगे, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये सेंटीमीटर में है तो ये मीटर में लाना पड़ेगा, इसको आप ऐसा मीटर में लाएंगे। और R2 अगर आप सेंटीमीटर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये करना पड़ेगा। R2 अगर आप सेंटीमीटर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये करना पड़ेगा। अब कॉमन पोटेंशियल उसने दिया 1 माइक्रोवोल्ट, मतलब मैं इस इक्वेशन को यहाँ ले आता हूँ, R1 अपॉन 9 × 10⁻11 प्लस R2 अपॉन 9 × 10⁻11 इज इक्वल टू Q1 बाय V कॉमन ले लेता हूँ। तो ये चार्ज है 10 माइक्रोकूलम और वोल्टेज दिया था शायद 1 माइक्रोवोल्ट। 1 माइक्रो कैंसिल हो गया, माइक्रो कैंसिल हो गया, तो R1 प्लस R2 into 10⁻11 is equal to 90। डेटा मैंने कुछ रैंडमली ही दे दिया है आपको, एनीवे स्टेप्स इसके यही होंगे, ठीक है। उसी बात पर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ये तो कॉमन पोटेंशियल था, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, दूसरा वाला अनचार्ज था तो ये Q2 0 हो गया। और C1 को R अपॉन 9 × 10⁹ लेना है, पर R पहले मुझे मीटर्स में लाना है। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, इन तमाम बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखिए कि
जो Q1 है वो 10 माइक्रोकूलम, R1 9 सेंटीमीटर है, R2 18 सेंटीमीटर है, और जो Q1 डैश है, जो Q1 डैश है वो 5 माइक्रोकूलम, Q2 दूसरा वाला 0 है, अनचार्ज। ये R2 एक्चुअली अननोन है, R2 अननोन है, बस Q1 डैश है, Q1 पे नया चार्ज, Q1 पे नया चार्ज, ठीक है, ये करिए। सर आइडेंटिकल है दोनों। तो अगर Q1 डैश की बात कर रहा है तो वो हो जाएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। Q1 डैश उसने मेरे को दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम। C1 को मैं, अगर ये रेशो के टर्म्स में आ रहे हैं, यही मैं एक्चुअली सिखाना चाह रहा था आपको, ये रेशो के टर्म्स में आ रहा है तो C को मैं R ले सकता हूँ, मैं C1 को 9 कह सकता हूँ, C1 9 है और C2 मुझे निकालना है। अब इस समय C को R माना जा सकता है क्योंकि बाकी सारे कांस्टेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, और Q टोटल है इस वाले पे तो 0 है, 10 माइक्रोकूलम। तो सारे चार्जेस आपने सेम यूनिट्स में रखे हैं ना, सारे चार्जेस आपने सेम यूनिट्स में रखे हैं तो वो कैंसिल हो गया। 5 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 अपॉन 9 प्लस C2, तो ये 2 हो गया, 9 प्लस C2 इज इक्वल टू 18 शायद, और C2 आ गया 9। हाँ, चार्ज आधा आधा हो गया था ना, 10 का आधा 5 हो गया था, तो जरूर ये आइडेंटिकल रहे होंगे। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप इसे सेंटीमीटर में ही रहने दीजिए, और R अपॉन 9 इंटू 10⁹ भी मत करिए। अगर ये दोनों आपने सेम यूनिट्स में रखे हैं तो जो इसकी यूनिट है वही इसकी यूनिट है, यही सिखा रहा हूँ। ये जो भी यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी, फिर अगर ये सब सेम यूनिट्स में हैं तो अननोन की यूनिट इसकी यूनिट के समान निकल आएगी। ये मेन बात है कि आपको इनके कन्वर्जेंस नहीं करने हैं। पिछली बार तो मैंने C1 को 9 इंटू 10⁻², जैसे मीटर में लाया था, अपॉन 9 इंटू 10⁹ किया था, अब नहीं करना है क्योंकि जो अननोन है वो इन्हीं में से ही है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे कि कोई यूनिट नहीं बचेगी, तो बस अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऑलराइट, बस ऐसे ही और इसमें कई छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखे जा सकते हैं ऑलरेडी। चलिए पहले हम ये पढ़ लेते हैं, इनसे इकट्ठे एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे। फिर एक हेडिंग दे दीजिए, चार्ज known flowing through connecting wire, चार्ज फ्लो थ्रू कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर में से कितना चार्ज बह के जाएगा। ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है, जवाब देने लायक है। तो चार्ज तो पूरा कंजर्व्ड है, चार्ज कंजर्वेशन तो कहीं वायलेट हो नहीं रहा। तो इसका तरीका ये है कि आप ये देख लीजिए किसी भी एक कंडक्टर में पहले कितना चार्ज था और बाद में कितना चार्ज है, जिसका भी आपको सारा डेटा प्राप्त हो। तो जितना एक में से गायब हुआ है उतना दूसरे में बढ़ गया है, पर इतना ही चार्ज वायर के थ्रू ही तो गया जो भी गया वहां पर। कैलकुलेट चेंज इन चार्ज, चेंज इन अमाउंट ऑफ चार्ज on any one of the conductors. Gain by one is equal to loss for other. जितना एक में चार्ज बढ़ गया उतना दूसरे में जरूर कम होगा। And
दिस डेल्टा, ये जो डिफरेंस है एज फ्लोन थ्रू वायर, ये जो डिफरेंस है यही वायर में से बह के गया है। वो पूछता है वायर में से कितना चार्ज बहेगा, तो किसी भी एक का नया और पुराना निकाल लीजिए, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो वायर में से गया है। ये हमने एक न्यूमेरिकल के लिए आपका बैकग्राउंड तैयार कर दिया है और ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक के नए और पुराने का डिफरेंस निकाल लीजिए, किसी भी एक के नए और पुराने का डिफरेंस निकाल लीजिए बस। ऑलराइट, अब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि लॉस ऑफ एनर्जी। ये जब आप एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से ज्वाइन करते हैं तो चार्ज बहता है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में, और चार्ज के साथ एनर्जी भी बहती है। एक कंडक्टर की एनर्जी कम होती है तो दूसरे कंडक्टर की एनर्जी बढ़ जाती है। जिसमें चार्ज कम हो गया उसकी एनर्जी कम हो गई, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, और जिसका चार्ज या हाफ सी बी स्क्वायर ले लो क्योंकि वोल्टेज दोनों के सेम है। एनीवे, किसी एक के चार्ज कम होता है और दूसरे का चार्ज बढ़ता है, ऐसे किसी एक में एनर्जी कम होती है और दूसरे में एनर्जी बढ़ जाती है, परंतु एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हम, क्योंकि जब चार्ज बह रहा होता है तो रास्ते में जो मेटालिक वायर है, इस मेटालिक वायर के अंदर जो फिक्स्ड एटम्स और आयंस हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये एटम्स और आयंस इस वायर में टकराते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के फिक्स्ड एटमों से टकराते हैं और उन कॉलिजन्स में एनर्जी लॉस होती है। तो ऐसा लिख दीजिए कि इन दिस डिस्कशन, यानी शेयरिंग ऑफ चार्ज, इन दिस डिस्कशन though charge is conserved, but energy is not conserved. Though charge is conserved, but energy is not conserved. Because some energy is lost as heat. Some energy is lost as heat during collisions of the flowing electrons. During collisions of the flowing electrons with atoms of the metallic wire, connecting wire, with atoms or ions of the connecting wire, some energy is lost as heat. Some energy is lost as heat in collisions of the flowing electrons. ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। हालांकि टोटल एनर्जी तो हमेशा ही कंजर्व्ड है, तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगा के आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। लिख दीजिए कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी सम ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी, ये तो हमेशा ही कंजर्व्ड है। हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी जो भी है, या ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी स्पार्किंग हो जाए। स्पार्किंग में आप जानते हैं कि एयर के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, बहुत तेज अगर चार्ज फ्लो होता है तो फिर कभी हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत स्पार्किंग भी हो जाए। ठीक है, स्पार्किंग होगी तो लाइट, हीट, साउंड सब पैदा होगा। हम तो खैर उस केस में भी चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे। टोटल एनर्जी तो हमेशा ही कंजर्व्ड है, पर अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो वो कंजर्व्ड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में से कुछ एनर्जी हीट में चली गई। एक और बात आगे बढ़ने के पहले कि लॉस ऑफ एनर्जी जब हम निकालते हैं तो लॉस का नाम हम पहले ही ले चुके हैं कि ये लॉस हो रहा है, तो हम लॉस हमारा कैलकुलेशन के बाद नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इस तरह कैलकुलेशंस करते हैं। तो लॉस जब भी निकालते हैं हम फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी नहीं करेंगे। अगर लॉस निकालना है तो बड़ी एनर्जी माइनस छोटी एनर्जी करेंगे, बिग एनर्जी माइनस स्मॉल एनर्जी, ताकि आंसर अपने आप ही पॉजिटिव आ जाए। ये बात एक बात ब्रैकेट में लिख दीजिए, चेंज मींस फाइनल माइनस इनिशियल। अगर चेंज निकालना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल, वेदर इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वी आर फाइन विद इट। अगर चेंज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, बट लॉस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। आप पहले ही मान चुके हैं लॉस है, the loss should always be positive, so it should always be big and minus small.
तो इस केस में सिस्टम में एनर्जी ज्यादा थी शुरू में, मे बी हाफ C1 V1 स्क्वायर इसमें थी और हाफ C2 V2 स्क्वायर इसमें थी। बाद में कुछ एनर्जी हीट में चली गई, तो लॉस के नाम पे मैं डेल्टा यू तो नहीं लिख रहा, लॉस को मैं लॉस ही लिख रहा हूं। लॉस इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, और यू इनिशियल मतलब पूरे सिस्टम की, किसी एक की नहीं, और ये यू फाइनल भी पूरे सिस्टम की। तो जो U1 है वो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर कही जा सकती है, पूरे सिस्टम में ये एनर्जी थी। और जो फाइनल एनर्जी है वो है हाफ C1 V कॉमन स्क्वायर प्लस हाफ C2 V कॉमन स्क्वायर। ये पूरे सिस्टम की बाद में एनर्जी है। सिस्टम में दो कंडक्टर है तो मुझे दोनों की एनर्जी लेनी है। तो एक्चुअली ये हो गया हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन स्क्वायर। अब मैं इसके डेरिवेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। आप यहाँ पर जो V कॉमन का फॉर्मूला आया था वो पुट कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये लॉस ऑफ एनर्जी के लिए स्टेप्स हैं। जो आज डेरिवेशन के स्टेप्स हैं कल को वही न्यूमेरिकल के स्टेप्स बनेंगे, पर वहां V कॉमन की एक डेफिनेट वैल्यू होगी, इसलिए मैं इन स्टेप्स को आगे फॉलो नहीं कर रहा। हाँ, ये लॉस ऑफ एनर्जी शायद परफेक्टली इनइलास्टिक केस जैसा ही हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि परफेक्ट इनइलास्टिक कॉलिजन में दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाती थी, यहाँ दोनों के फाइनल वोल्टेज सेम हो रहे हैं। सॉल्व करने पे ये लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला वैसा ही आएगा जैसा कि परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में आया करता था, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। डेरिवेशन में तो V1 का स्क्वायर अलग था, V2 का स्क्वायर अलग था डेरिवेशन में, और जो रिजल्ट आ रहा है वो ऐसा नहीं है। जो रिजल्ट आ रहा है वो ऐसा नहीं है, ये V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर नहीं। डेरिवेशन में तो इंडिविजुअल स्क्वायर थे और जब सॉल्व किया तो होल स्क्वायर आ गया, सॉल्व किया तो होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखिए, एक वार्निंग लिख दीजिए कि ऐसा नहीं है, ये होल स्क्वायर परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में भी ऐसा ही था। ओके, ये लॉस ऑफ एनर्जी है, ये फॉर्मूला भी काम का है। ये फॉर्मूला एसेंशियली हाफ CV स्क्वायर टाइप का है ना, ये पूरे टर्म के डायमेंशन तो C होंगे ना, हाफ CV स्क्वायर। जो लॉस ऑफ एनर्जी है उसका फॉर्मूला भी हाफ CV स्क्वायर टाइप का है। इसमें मैं एक स्पेशल केस लिख सकता हूं, स्पेशल केस V2 is equal to 0, V2 is equal to 0, बस उस समय फ्रैक्शनल लॉस मुझे निकालना है। अगर V2 0 हो जाएगा तो फ्रैक्शनल लॉस यानी लॉस ऑफ एनर्जी अपॉन टोटल इनिशियल एनर्जी of the system, loss of energy upon total initial energy of the system। अगर V2 0 है तो ये V1 स्क्वायर आएगा खाली, जो हो जाएगा एक्चुअली हाफ C1 V1 स्क्वायर इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस 0। अगर V2 0 हो गया, अगर V2 0 हो गया तो हाफ C1 V1 स्क्वायर मैंने अलग कॉमन ले लिया, या हाफ C1 V1 स्क्वायर यहाँ लिख लिया इनटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। और पूरे सिस्टम में पहले एनर्जी खाली एक ही में थी, पूरे सिस्टम में एनर्जी पहले खाली एक ही में है, दूसरा वाला तो अनचार्ज है। ये मैंने केस लिया V2 0 है, तो फिर हाफ C1 V1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फ्रैक्शनल लॉस का भी वही फॉर्मूला आ जाएगा जो आप परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में पढ़ते थे।
वहां ध्यान रखते थे ऊपर C2 आता है टारगेट का मास, ऊपर C2 आता है टारगेट का मास, M2 आता था वहां पे, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। हालांकि ये फॉर्मूले ज्यादा कुछ काम के नहीं है, बेसिक्स ध्यान रखो, डेरिवेशन कैसे गया है वो ध्यान रखो। ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, आप C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बाकी जितने ज्यादा बेसिक से सवाल करोगे उतना अच्छा है। ओके, लॉस ऑफ एनर्जी, ये केसेस कुछ हो गए आपके सामने। अब आप हेडिंग दे दीजिए कंडीशन, कंडीशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी टू बी जीरो, condition for loss of energy to be zero, condition for loss of energy to be zero। loss of energy का ये फॉर्मूला आया था, आप C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। और अगर मैं इसको जीरो चाहता हूँ, अगर मैं इसको जीरो चाहता हूँ तो मुझको V2 को जीरो डाल देना चाहिए, मतलब सॉरी ये जीरो, लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला मैं पूरा लिख रहा हूँ यहाँ पर वापस, ये शायद लाइट दिख रहा है। अब लॉस के लिए तो ये पूरा टर्म जीरो होना चाहिए ना, तो V1 माइनस V2 जीरो होना चाहिए, यानी V1 V2 के बराबर होना चाहिए, V1 V2 के बराबर होना चाहिए। लॉस ऑफ एनर्जी के लिए एक कंडीशन तो ये हो गई कि वोल्टेज बराबर होने चाहिए, और वोल्टेज भी होता है Q बाई C, तो Q1 by C1 is equal to Q2 by C2, तो Q1 C2 is equal to Q2 C1, ये दूसरा, और Q1 R2 is equal to Q2 R1, ये तीसरा। इन कंडीशंस में लॉस ऑफ एनर्जी जीरो होगी। इन कंडीशंस में लॉस ऑफ एनर्जी जीरो होगी, ठीक है भाई। लॉस ऑफ एनर्जी हो ही क्यों रही थी, चार्ज के बहने से, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो चार्ज बहेगा ही नहीं, तो लॉस होगा ही नहीं। ये लिख दीजिए, एनर्जी लॉस अकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ, ओनली ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, एनर्जी लॉस अकर्स ओनली ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। सो इफ charge does not flow, if charge does not flow, the loss of energy will be zero. If charge does not flow, the loss of energy will be zero. And charge will not flow, charge will not flow only if there is no potential difference. Charge will not flow only if there is no potential difference. अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज नहीं बहेगा, और चार्ज के बहने से ही तो सारा झगड़ा हुआ है, कॉलिजन्स चार्ज के बहने से ही तो हुए हैं। चार्ज नहीं बहेगा तो लॉस ऑफ एनर्जी जीरो होगा, बस ठीक है, कोई खास बात नहीं। खास बात तो केवल यही है कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपसे इसके बनने चाहिए। क्वेश्चन में डिक्टेट कर रहा हूं, लिख दीजिए। The conductor of radius R is charged to voltage V. A conductor of radius R is charged to voltage V. It is connected to another identical बड़ी important information होती है। It is connected to another identical अनचार्ज भी बोल रहा है, इसका Q जीरो है या Q2 जीरो है या V2 जो है वो जीरो है। एक तो आइडेंटिकल है और दूसरे अनचार्ज है। तो पहला तो ये कह रहा है कॉमन पोटेंशियल निकालो, कॉमन पोटेंशियल निकालो। कॉमन पोटेंशियल तो हो जाएगा C1 V1 प्लस 0 अपॉन C1 प्लस C2, है ना। तो C अपॉन C प्लस C आइडेंटिकल है इंटू V1, 1/2 इंटू V1
ये कॉमन पोटेंशियल है V1/2 यानी V/2, ये कॉमन पोटेंशियल। उसके बाद कह रहा है Q1 डैश निकालो, Q1 डैश निकालो। Q1 डैश अगर आपको निकालना है तो चार्ज तो आधा आधा बढ़ जाएगा, मतलब अगर कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया तो फिर तो आपको जिसका Q चाहिए उसका C इंटू उसका V, तो C1 इंटू V कॉमन। आपको इसका Q चाहिए तो इसका C इंटू इसका V, क्योंकि आपको इसका नया Q चाहिए तो नया C इंटू नया V, पर नया C तो वही है जो पुराना C है, पर नया V ये है। तो C1 जो भी है C1 यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो सकता है ऐसे ऑप्शन दिया उसने, और इनटू V/2 ऑप्शन कैसे भी दे सकता है, वो ऑप्शन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बेसिकली आंसर था C V/2, बेसिकली आंसर था C V/2। और फिर अगला पार्ट है इसमें कैलकुलेट द लॉस ऑफ एनर्जी, कैलकुलेट द लॉस ऑफ एनर्जी। उसमें आप मेरी बात जरा ध्यान से सुन लीजिए, कैलकुलेशंस तो आप कर सकते हैं पर वो दोनों खेल कर सकता है। उसका लॉस ऑफ एनर्जी पूरे सिस्टम की भी बोल सकता है, यूजुअली उसका मतलब पूरे सिस्टम की एनर्जी से ही है, पर वो लॉस ऑफ एनर्जी, चलो हम तो पूरा फिगर लिख लेते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी बाय द फर्स्ट स्फीयर, लॉस ऑफ एनर्जी बाय द फर्स्ट स्फीयर। अगर ये पूछा है तो बेसिक से ही कर लेते हैं, अगर ये पूछा है तो बेसिक से ही कर लेते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी खाली इसी की पूछिए, तो इसी की इनिशियल और इसी की फाइनल का डिफरेंस चाहिए मुझे। तो इसकी जो इनिशियल एनर्जी है खाली इसी की, वो है हाफ C इंटू V1 स्क्वायर, और इसकी जो फाइनल एनर्जी है वो है हाफ C इंटू V/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ CV स्क्वायर, और ये हो गया हाफ इंटू CV स्क्वायर बाय 4। तो अगर मैं लॉस निकालता हूँ, लॉस को मैं डेल्टा से नहीं लिख सकता, तो ये हाफ CV स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 माइनस 1/4। ये मेथड ज्यादा अच्छा है बजाय फॉर्मूला यूज करने के। उसने पूछा इसकी एनर्जी में लॉस बताइए, तो इसकी इनिशियल एनर्जी ये है और इसकी फाइनल एनर्जी ये है, और बाद में मैं C को चाहूंगा तो मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R रख ही लूंगा, ठीक है। वो ये भी पूछ सकता है कि इसमें कितनी एनर्जी आ गई, या इसने कितनी एनर्जी गेन की, या पूरे सिस्टम की लॉस इन एनर्जी बताइए। अननोन क्या है वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, अननोन को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, अ कंडक्टर ऑफ रेडियस 2r, रेडियस पर 2r ले दिया आपकी बात, अ कंडक्टर ऑफ रेडियस 2r is given a charge q, a conductor of radius 2r is given a charge q, ये 2r है और इसको q दे दिया। It is connected to another uncharged conductor, फिर से अनचार्ज आ गया, इसका Q2 भी 0 है और इसका वोल्टेज भी 0 है। अनचार्ज कंडक्टर और इसका रेडियस खाली r है, इसका रेडियस r है। तो नंबर 1 तो वही कह रहा है कॉमन पोटेंशियल निकालो। अब C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 मत करो, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस करो। क्योंकि तुम्हें बातें ऑलरेडी चार्ज के टर्म्स में दी गई हैं। द बेस्ट फॉर्मूला इज दिस, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो Q1 is Q, Q2 is 0, C1 is 2R अपॉन 9 into 10 power 9। कैपेसिटर्स के आंसर बहुत छोटे आते हैं, अपॉन R into 9 into 10 power 9, ऐसा। ये 9 into 10 power 9 ऊपर चला जाएगा, ये आंसर आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल 9 into 10 power 9। उसके बाद ये Q बड़ा क्लियर लिखे, ये Q है अपॉन 3R, ऐसा। ऑप्शन हो सकता है उसने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में भी दिया। अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में दिया है तो Q प्लस 0
अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2r प्लस r, ये हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। ये आपके लिए पहले हमने निकाल लिया कॉमन पोटेंशियल। फिर इस सवाल में आपको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ द न्यू चार्जेस, फाइंड द रेशियो ऑफ द न्यू चार्जेस ऑफ स्मॉलर स्फीयर टू बिग स्फीयर, रेशियो ऑफ न्यू चार्जेस। और थोड़ा रुक के मैंने बाद में चालाकी से बोल दिया ऑफ स्मॉलर टू बिगर, स्मॉलर टू बिगर। तो चार्जेस तो कैपेसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं। Q का फॉर्मूला C to V कॉमन होता है, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश C1 by C2 होता है, तो R1 by R2 हो जाएगा। अब आपको इसका चार्ज चाहिए स्मॉल का, Q स्मॉल अपॉन Q बिग चाहिए, तो रेडियस स्मॉल अपॉन रेडियस बिग, तो वो 1/2 आपको ध्यान से ये देखना पड़ेगा कि मांगा क्या है। चार्ज का बंटवारा कैपेसिटी के रेशियो में होता है, ये तो आपको पता है, तो ये आप ध्यान से देखिएगा कि मांगा क्या है। ऑलराइट, इसी में हम नेक्स्ट पार्ट लिख रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑन द सरफेस ऑफ द टू स्फीयर्स। E1 by E2 निकालना है, मतलब जो पहले दिया है उसी की बात हम कर रहे हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑन द सरफेस ऑफ द टू स्फीयर्स। अब V वैसे होता था उधर ED, यहाँ स्फीयर्स के केस में होता है V into R, और बस फाइनली दोनों का वोल्टेज सेम है, फाइनली वोल्टेज सेम है, तो E into R सेम, इसलिए E1 by E2 is equal to R2 by R1, R2 by R1, तो 1/2, 1/2। वोल्टेज इनके फाइनली सेम, वोल्टेज सेम। फिर इसी तरह वो अगला कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द टू स्फीयर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द टू स्फीयर्स। मतलब ये तो जरूर है कि हमने इन्हें कनेक्ट किया था, रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द टू स्फीयर्स, हमने इन्हें कनेक्ट किया था। तो चार्ज डेंसिटी के बारे में मुझे यही याद है वापस, V is equal to E into R, और E को मैं लिख लेता सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट PA। तो फिर से V सेम है, तो वापस सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1 by R, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1 by R, तो सिग्मा 1 by सिग्मा 2 इज R2 by R1, तो ये 1/2 हो जाएगा। V का फॉर्मूला आप सिग्मा के टर्म्स में ले आइए। इन सारे क्वेश्चंस में V सेम है, V सेम है, इस बात का फायदा उठाइए, इन सारे क्वेश्चंस में V सेम है। और इसी तरह अगला पार्ट में लिख रहा हूं, फाइंड U1 by U2, U इन एनर्जी, फाइंड U1 by U2। अब मुझे बताइए एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला ले लें, हाफ CV² ले लें, मतलब फाइनल एनर्जीज का रेशियो मांग रहा, फाइनल एनर्जीज का रेशियो कौन सा वाला अच्छा रहेगा। कौन सा वाला फॉर्मूला अच्छा रहेगा बताइए। हाफ QV। हाफ QV, यस सर। हाँ चलेगा। इसमें क्या है कि V एक्चुअली सेम है। मैं तो ये चाहता हूं कि बेस्ट ये है कि आप एक्चुअली Q के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, वो हमने बीच के किसी स्टेप में निकाला था, पर बेसिकली सवाल में जो बातें दी गई हैं आप उनसे रिलेट करने की कोशिश करें। आप Q भी करेंगे ना, तो पहले दोनों के Q के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। तो आप Q भी मत करिए, आप Q भी मत करिए। एनर्जी का वो फॉर्मूला लीजिए जिसमें एक तो कांस्टेंट आता हो, जैसे वोल्टेज यहाँ कांस्टेंट है दोनों का, और दूसरे C, क्योंकि कुछ हो या ना हो C की जानकारी तो शायद आपके पास सबसे पहले रहती है। चार्ज की जानकारी डायरेक्टली तो नहीं पता ना, इंटरमीडिएट स्टेप में निकाली थी ना हमने, इसलिए हम चार्ज से रिलेट ना करें। ऐसा लिख दीजिए कि ऑलवेज बी वेरी केयरफुल, always be very careful about the formula of energy to be used, about the formula of energy to be used. That formula should be preferred
that formula should be preferred which has a term of capacity, because it is usually known. एक सवाल में दी गई होती है सबसे पहले कैपेसिटी, and something which is constant in the given case, and something which is constant in the given case. तो यहां पर क्या है, वोल्टेज सेम है, तो मैं एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर हुआ, अगर मैंने जोड़ दिया तो मुझे गारंटी से पता है कि इनका वोल्टेज सेम है, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू सी, यानी एनर्जी प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो u1 by u2 इज इक्वल टू r1 by r2, और वो बड़ी आसानी से 2/1 हो गया। हाफ सी वी स्क्वायर बेटर है, हाफ क्यू वी से भी चल जाता, पर हमें क्यू के बारे में भी सोचना पड़ता और वी के बारे में भी सोचना पड़ता। यहाँ कम से कम मुझे वोल्टेज सेम है तो सिर्फ कैपेसिटी के बारे में सोचना पड़ा, और वो जानकारी सबसे ज्यादा चांसेस है कि मुझे वो सवाल में दी जाएगी, सबसे ज्यादा चांसेस है कि मुझे सवाल में दी जाएगी। ठीक है, इसमें फिर आपको निकालना है फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी, एक्सप्रेशन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इसी सवाल में। अब लॉस ऑफ एनर्जी मतलब वो खाली इसकी भी लॉस कह सकता था, इसमें तो क्या गेन हुई है, और पूरे सिस्टम की भी लॉस कह सकता है, तो इसकी फाइनल मांग सकता है, इसकी फाइनल मांग सकता है, और लॉस मांग सकता है पूरे सिस्टम का। तो वो फिर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला मार रहा हूँ, आप C1 C2 और C1 plus C2 अपॉन V1 minus 0 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला ये है, आप C1 C2 अपॉन C1 plus C2, अगर लॉस ऑफ एनर्जी पूछ रहा है पूरे सिस्टम की तब तो यही फॉर्मूला लगाइए। V2 उसने 0 दिया है, C1 को आप ध्यान से लिख दीजिए, C1 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2r, C2 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, और V1 में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो Q1 is equal to C1 V1, Q1 is equal to C1 V1, तो V1 है Q अपॉन C1, और C1 को लिख दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2r। इतना सब आपको खुद रीअरेंज करना होगा इसके बाद। ऑल डिपेंड्स कि आपको ऑप्शन किस टर्म्स में दिए हुए हैं। ठीक है, फॉर्मूला यही है, आप C1 C2 अपॉन C1 plus C2 V1 minus V2 का होल स्क्वायर, V2 है 0, C1 को आपको लेना पड़ेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2r, C2 को लेना पड़ेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, और फिर V1 भी डायरेक्ट दिया नहीं है, V1 भी वहां पुट करना पड़ेगा। और यह अगर ये आपको ज्यादा हो रहा है तो बेसिक तो यही है कि इसमें तो कोई एनर्जी थी नहीं। अब यही देख लेते हैं कि पूरे सिस्टम में इसमें पहले कितनी एनर्जी थी और बाद में दोनों में मिला के कितनी एनर्जी है, बेसिक से करिए। जिसका रेडीमेड फॉर्मूला है वहां तो फॉर्मूला ही लगा लें, और थोड़ा भी वेरिएबल चेंज किया गया हो तो डेरिवेशन फिर से करें। अगला क्वेश्चन लिखें, a conductor A has a radius r, conductor A has a radius r and charge q. Conductor B has also radius r, कंडक्टर B का भी रेडियस तो r ही है, तो उस पे चार्ज q है। Now they are connected by metallic wire. इन सारे क्वेश्चनों में मैं मेटालिक वायर को केस मान के चल रहा हूँ। They are connected by a metallic wire. पहला पार्ट तो आपको ये बताना है कि चार्ज फ्लोज फ्रॉम डैश टू डैश, A to B या B to A। चार्ज कहाँ से कहाँ बह रहा है, A to B या B to A। B2 B
हाँ, ये मत देखना कि किसका चार्ज ज्यादा है, ये देखना कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है। फिलहाल तो रेडियस दोनों के सेम है, तो जिसका चार्ज ज्यादा है उसका वोल्टेज ज्यादा है। लिख दीजिए चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो फर्स्ट वी शुड कैलकुलेट पोटेंशियल। Charge flows from high potential to low potential. So first we should calculate potential. Anyway, हाँ यहाँ सही है कि रेडियस तो दोनों का सेम है, तो जिस पे चार्ज ज्यादा है उसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो आप सही कह रहे हैं कि B2A बहेगा। अब मैं वही पूछ रहा हूँ पार्ट बी में, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, वायर में से कितना चार्ज बह जाएगा? Q/2. Q. Q. अब एक पे Q है और दूसरे पे 2Q है, तो मुझे ये पक्का पता है कि ये इनिशियल कंडीशन है और मैं बिना कैलकुलेशंस के बता सकता हूँ कि चार्ज पूरे सिस्टम का आधा चार्ज बाद में इस पे हो जाएगा और आधा चार्ज इस पे हो जाएगा, पूरे सिस्टम का आधा, क्योंकि ये आइडेंटिकल है तो चार्जेस का बंटवारा आधा आधा होता है। अब किसी भी एक पे चार्ज इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस देख लीजिए, इस पे पहले Q था और इस पे 1.5 Q है, तो इसमें जो चार्ज बह के आया है, जो इसमें डेल्टा Q है, इसमें जो चेंज है यानी फाइनल माइनस इनिशियल वो है 0.5 Q, और उतना ही वायर में से बाहर है। इस पे भी आप डेल्टा Q देखेंगे तो 1.5 Q माइनस 2 Q हो जाएगा, तो माइनस 0.5 Q हो जाएगा। तो Q आंसर गलत था, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लीजिए। किसी एक का भी इनिशियल और फाइनल चार्ज निकाल लीजिए। मैंने कैलकुलेशंस नहीं की क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर साइजेस बराबर होते हैं तो नए चार्जेस दोनों को आधे आधे मिल जाते हैं पूरे सिस्टम के चार्जेस। वो 3Q का आधा इस पे आ गया और 3Q का आधा इस पे आ गया। इसमें Q था और 1.5 Q हो गया, मतलब इसमें 0.5 Q आया है और इसमें से 0.5 Q गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन मैं आपको फिर से दे रहा हूँ कि स्फीयर A जो है इसका रेडियस R है और इस पर चार्ज Q है, और इस पर जो D है, D जो है उसका रेडियस 2R है और उस पर चार्ज Q है, उस पर चार्ज Q है। अब पूछ रहा हूँ चार्ज कहाँ से कहाँ बहेगा? चार्ज को जाना है हाई टू लो, ये A इसका to B. पोटेंशियल ज्यादा A है। to B. A to A B. to B. हाँ, A to B, छोटे वाले का पोटेंशियल ज्यादा है, जो छोटा वाला है उसका पोटेंशियल ज्यादा है, उसमें भी उतना ही चार्ज है, छोटे वाले में भी उतना ही चार्ज है जितना बड़े वाले। तो अगर ये छोटा है और ये बड़ा है और चार्ज सेम है, तो ये कंडीशन है, तो पोटेंशियल छोटे वाले का ज्यादा है। इसका पोटेंशियल है k Q/R और इसका पोटेंशियल है k Q/2R। इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो अब ठीक है, चार्ज A से B बढ़ेगा और फिर इसमें पार्ट है चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। A से B बढ़ेगा, कितना चार्ज वायर में से बह के जाएगा, कितना चार्ज वायर में से बह के जाएगा? अब मुझे सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। अब मैं पहले तो इनका कॉमन पोटेंशियल निकाल लेता हूं, मुझे मतलब एक्चुअली, और नहीं तो फिर मैं डायरेक्ट ये कर सकता हूं कि इस पर जो फाइनल चार्ज है वो कितना है। इसका इनिशियल तो Q पता ही है, इसी का फाइनल निकाल लेता हूं। QA फाइनल, जिसका Q चाहिए उसी का C अपॉन टोटल C मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज पूरे सिस्टम का, वो है 2Q। तो ये है 2/3Q आ गया शायद। इसका चार्ज है 0.66 Q, इसका चार्ज था पहले Q और इस पे अब है 0.66 Q। तो इसका जो डेल्टा Q है इसका,
वो फाइनल माइनस इनिशियल है 0 पॉइंट, तो 2/3 माइनस क्यू, तो माइनस क्यू/3, माइनस मतलब इसमें से बह के गया, कितना बह के गया है वो क्यू/3। आप इसका डायरेक्ट पोटेंशियल इसका फॉर्मूला निकाल लें, अगर इस पे नया चार्ज कितना है तो अच्छा है। चार्जेस का बंटवारा कैपेसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता था, तो आपको जिस पे नया चार्ज चाहिए उसी की कैपेसिटी अपॉन टोटल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज, और कैपेसिटी यानी यहाँ रेडियस, तो जिस पर चार्ज चाहिए उसी का रेडियस अपॉन टोटल रेडियस मल्टीप्लाइड बाय पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज। इस पे नया चार्ज आ गया, इसका पुराना क्यू था, इसका नया ये है, इतना इसमें से बह के ए से बी में गया है। और जब चार्ज अपने साथ बह के जाएगा तो एनर्जी भी लेके जाएगा, ठीक है। यहां हम ये नहीं कर सकते थे कि चार्जेस आधे आधे ले लेते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिकल नहीं है। अब बाद में पोटेंशियल सेम होने के लिए छोटे वाले में चार्ज कम बचेगा, बड़े वाले पे चार्ज ज्यादा होगा। जरूर बड़े वाले का चार्ज कितना हो गया होगा बिना कैलकुलेशन के, जितना इसमें से गायब हुआ है उतना इसका बढ़ गया 1.33 क्यू। इसमें क्यू था, इसमें से 0.33 गायब हो गया, तो इसमें बढ़ गया, इसका नया चार्ज है 1.33 क्यू। तो वायर में से कितना चार्ज बह के गया, अगर आपको ये निकालना है तो डायरेक्ट ये निकालना सीखिए कि चार्जेस का बंटवारा कैपेसिटीज के डायरेक्ट रेशियो में होता है। तो जिस पर आपको नया चार्ज चाहिए उसी की कैपेसिटी अपॉन टोटल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज ऑफ द पूरा सिस्टम, मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंडक्टर का रेडियस 9 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस 9 सेंटीमीटर है, और एक का रेडियस 18 सेंटीमीटर है, और एक का रेडियस 27 सेंटीमीटर है। दो नहीं है, तीन है। और चार्ज टू इनके रिस्पेक्टिवली, इसका चार्ज है 2 माइक्रो कूलम, इस वाले का Q1, और दूसरा वाला ये 2 वोल्ट है, इसका बोला डिस्चार्ज टू 2 वोल्ट, और ये अनचार्ज। इसकी लैंग्वेज मुझे डिक्टेट करनी चाहिए थी कायदे से, तो आपको, क्योंकि लैंग्वेज में ही थोड़ा खेल होता है, यानी वो कॉमन पोटेंशियल पूछ रहा है। एक का रेडियस ये है, एक का रेडियस ये है। अब ध्यान से सुन लीजिए, कहता है 1 इज चार्ज टू, 1 इज चार्ज टू, चार्ज टू के नाम पे इसने इसका चार्ज ही दिया, और कहता है सेकंड इज चार्ज टू, और चार्ज टू के नाम पे पर इसका वोल्टेज दिया है। चार्ज टू जब बोलता है तो आपको लगता है जो उसने दिया होगा वो चार्ज होगा, ये बात सही नहीं है। चार्ज टू के नाम पे हमेशा चार्ज दिया जाए ये जरूरी नहीं है, चार्ज टू के नाम पे वोल्टेज भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरा तो अनचार्ज है ही है। अब आपको कॉमन पोटेंशियल निकालना है, तो जो कॉमन पोटेंशियल है वो है टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। Q1 तो इसने 2 माइक्रो कूलम दिया हुआ है, ठीक है। Q2 जो है वो CV से आएगा, उसका Q2 CV से आएगा, C है इसका 18, तो 0.18 अपॉन 9 इंटू 10⁹, ये तो वोल्टेज है 2 वोल्ट, और तीसरे का है 0 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हो जाएगा पॉइंट, मतलब 9 इंटू 10⁻² प्लस 18 इंटू 10⁻² प्लस 27 इंटू 10⁻² अपॉन 9 इंटू 10⁹। अब फिर जो भी इसकी कैलकुलेशन हो जाए, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी करनी है आपको। मैंने खेल यही किया है, एक तो आपको आदत डाली है कि रेडियस सेंटीमीटर में है तो पहले आप उसे मीटर में लाइए और फिर 9 इंटू 10⁹ से डिवाइड करिए, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, अगर चलिए आगे से सॉल्व करते हैं तो जो हो जाएगा 9 टू 18 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, और ये हो जाएगा 0.36,
ये 9 × 10⁹ और ये अब कैंसिल हो जाएगा, और अब आ जाएगा ये कितना हो जाएगा 54 × 10⁻²। तो ठीक है, कुछ सॉल्व हो जाएगा, कुछ सॉल्व नहीं हो जाएगा। आंसर हम फाइनली इसका वोल्ट में ही आएगा। अब तो हमने सारी चीजें एमकेएस में प्रॉपर्ली कन्वर्ट की हैं। मुझे आपको ये दिखाना था कि एक में तो बोल रहा है चार्ज तो इतने माइक्रोकूलम और एक में बोल रहा है इतने वोल्ट, तो कहीं वो क्यू देता है और कहीं वो वी देता है। आपको तो क्यू चाहिए, अगर वी दिया है तो फिर सीवी से क्यू निकालेंगे, अगर वी दिया है तो सीवी से क्यू निकालेंगे। तो ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस की अगर आपको हैबिट पड़ जाए तो हो गया काम अपना बढ़िया। दिखने में थोड़ी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस है, पर मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि हाँ ये करना ही है। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। टू आइसोलेटेड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स, टू आइसोलेटेड कंडक्टिंग solid spheres of radius r and 2r, of radius r and 2r are charged such that both of them have same surface charge density, are charged such that both of them have same charge density sigma. The two spheres are now connected by a thin conducting wire. The two spheres are now connected by a thin conducting wire through a switch. Find the new charge density. Find a new charge density on the bigger sphere after closing the switch. क्या है, एक का रेडियस r है, एक का रेडियस 2r है, इसमें भी पहले सिग्मा था, इसमें भी पहले सिग्मा था। अब जब आप इन्हें जोड़ देंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब आपको नई चार्ज डेंसिटी निकालनी है, सिर्फ रेडियस ही सेम रहेगा, सिर्फ रेडियस ही इनके सेम रहेंगे। आपने इन्हें मेटल से जोड़ दिया है, कह रहा है नई चार्ज डेंसिटी निकाली। हाँ, एक बात मुझे मालूम है कि इनके वोल्टेज सेम है, तो मैं पहले नया चार्ज निकाल लूं। शायद नई चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए तो Q2' निकालने की कोशिश करो। सेकंड वाले पे नया चार्ज, आपको सेकंड वाले पे नया चार्ज चाहिए, तो हो जाएगा C2/C1 + C2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज। और एक बार Q2' आ जाए तो फिर आप उसका चार्ज अपन उसका एरिया कर लीजिएगा। हमें नए वाले का चार्ज जल्दी से लिखते आना चाहिए। सेकंड वाले पर चार्ज, नया चार्ज कितना है, सेकंड वाले पे नया चार्ज कितना है, ये करेंगे शायद Q2' is equal to C2/C1 + C2 into total charge. Q2' is equal to C2/C1 + C2 into total charge. Q total शायद हो जाएगा 2R/3R, और इसका चार्ज है सिग्मा × 4πr², और उसका चार्ज है सिग्मा × 4π × 2r²। इसको निकाल के आप नया चार्ज निकाल लीजिए और आप नए वाले एरिया से डिवाइड कर दीजिए बड़े वाले के।
हो जाएगा 2/3 सिग्मा इंटू 4 पाई, मैं आर स्क्वायर भी कॉमन ले रहा हूं, और अब ये हो जाएगा 1 + 4, ये हो गया 5, ये Q2 डैश हो गया, और आपको सिग्मा 2 डैश चाहिए, तो जो Q2 है अपॉन 4 पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर कर लीजिए, 4 पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 2/3 सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू 5 अपॉन 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर, तो 4 पाई ये कैंसिल हो गया, एक r स्क्वायर कैंसिल हो गया, जाएगा, और एक 2 से ये 2 चला जाएगा, तो 5/6 सिग्मा आ रहा है शायद, यही आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। बेसिकली हमें नए वाले पे इस पे चार्ज चाहिए था, ये हम डायरेक्ट लिखना सीख लें कि आपको जिसका चार्ज चाहिए उसी की कैपेसिटी अपॉन टोटल कैपेसिटी, क्योंकि चार्ज का बंटवारा कैपेसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, बड़े वाले में ज्यादा चार्ज आएगा, इसमें ज्यादा पानी आएगा, तो इसी की कैपेसिटी अपॉन टोटल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय पूरे सिस्टम का चार्ज, इसका चार्ज है सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, इसका चार्ज है सिग्मा इंटू 4 पाई 2r स्क्वायर, नया चार्ज निकाल लिया, अपॉन चार्ज डेंसिटी चाहिए तो चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज डेंसिटी चाहिए तो चार्ज पर यूनिट एरिया। ये स्फेरिकल कंडक्टर से रिलेटेड डिस्कशन सारे फाइनली समाप्त होते हैं। अब हम इन डिस्कशंस में आगे बढ़ेंगे। और ये हेडिंग दे दीजिए कैपेसिटेंस ड्यू टू टू आइसोलेटेड spheres, टू आइसोलेटेड spheres। तो ये एक है, इसका रेडियस में भी r1 है, मुझे दूसरा है इसका रेडियस r2 है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी d दिया हुआ है। इनको हम कह रहे हैं आइसोलेटेड स्फीयर्स। काफी दूर है, दूर तो है पर उसने डिस्टेंस दे दिया है, अगर वो डिस्टेंस नहीं देता तो अलग बात थी। अब कह रहा है इस सिस्टम की कैपेसिटी निकालिए, इस सिस्टम की कैपेसिटी निकालिए। ये खैर खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम उस बात को दोहराना चाहते हैं कि हमने क्या कहा था कि कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं। आपको ये कहा गया था कि जिस सिस्टम की आपको कैपेसिटी निकालनी हो उसको आप Q देना, फिर कहीं दिमाग लगाकर उसका V निकाल लेना, और फिर बस Q इक्वल टू CV से उसका C निकाल लेना, है ना। अब बस हमें एक थोड़ा डिफरेंस ये करना पड़ेगा कि इसको तुम +Q दे दो और इसको -Q दे दो। अगर दो कंडक्टर्स हो तो तुम उन्हें +Q और -Q दे दो, ऐसे ही लिख दो। The two conductors should be given equal and opposite charges. The two conductors should be given equal and opposite charges. इसमें मैं +Q दे रहा हूं और इसमें मैं -Q दे रहा हूं। The two conductors should be given equal and opposite charges. मैं गिनता खाली एक इसी का ही हूं, Q। नेट चार्ज टोटल बोलूंगा तब तो 0 आ जाएगा। अगर कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी हो और एक कंडक्टर हो तो Q दे दो, और दो हो तो +Q और -Q दे दो, पर गिनो खाली इसी को। गिनते हम खाली जो पॉजिटिव वाला है उसके चार्ज को Q गिनते हैं कैपेसिटर्स में। लिख दीजिए नेट चार्ज ऑफ बोथ द कंडक्टर्स इन कैपेसिटर्स, नेट चार्ज ऑफ बोथ द कंडक्टर्स इन कैपेसिटर्स इज 0, but it is always implied that we are talking only about the capacitor,
the charge of the positively charged conductor in capacitors. कैपेसिटर्स में हम खाली पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर की ही केवल बात करते हैं, केवल पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर की ही बात करते हैं। हम इसमें हमेशा अगर दो होंगे तो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज देंगे, इक्वल और ऑपोजिट चार्ज देंगे। और अगर कोई बोलेगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन द सिस्टम, सिस्टम बोल दिया तब तो जीरो हो जाएगा। आगे बाद में कहीं लिखवा देंगे आपको। जब इसका कोई चार्ज पूछता है ना तो हम खाली पॉजिटिव वाले का बताते हैं इस चैप्टर में। जीरो अगर चार्ज बता दिया तब तो बाद में डिस्कशन ही समाप्त। अब मुझे इसका पोटेंशियल लिखना चाहिए, उसका लिखना चाहिए, दोनों का डिफरेंस लिखना चाहिए और बस डेल्टा क्यू उसको सी डेल्टा बी में डाल देना चाहिए। ये है मान लीजिए अगर ए और ये है बी, तो कायदे से जो ए का पोटेंशियल है वो एक तो खुद के कारण है के क्यू बाय आर वन, फिर माइनस के क्यू बाय डी, और जो बी है, बी का पोटेंशियल है एक तो खुद के कारण है माइनस के क्यू बाय आर टू खुद के कारण, और एक इसका असर वहां पर तो प्लस के क्यू बाय डी। और अब मैं वी ए माइनस वी भी निकाल लेता हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं है। वी ए माइनस वी भी निकाल लेता हूं, तो आ जाएगा के क्यू बाय आर वन माइनस के क्यू बाय डी। इसको माइनस कर रहा हूं तो ये प्लस के क्यू बाय आर टू हो जाएगा और फिर माइनस के क्यू बाय डी हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी हो जाएगा के क्यू बाय आर वन माइनस के क्यू बाय प्लस के क्यू बाय आर टू प्लस के क्यू बाय आर टू माइनस 2k क्यू बाय डी माइनस 2k क्यू बाय डी। इससे आपको डेल्टा भी मिल गया। अब आप इसको उसमें डाल दीजिए, डेल्टा क्यू इसको टू सी डेल्टा बी में। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा बी में डाल दीजिए। सी हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा बी, सी हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा बी, और तो क्यू का टर्म कैंसिल हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म रह जाएगा, के रह जाएगा, और फिर ऊपर आएगा क्यू, नीचे आएगा के क्यू बाय आर वन प्लस के क्यू बाय आर टू माइनस 2k क्यू बाय डी। क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा के में कॉमन ले लेता हूं तो 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू माइनस 2 बाय डी, ये आंसर आएगा। ये सिस्टम की कैपेसिटी आ जाएगी। ओके, ये दो आइसोलेटेड स्फीयर्स थे और डी का टर्म भी ऑप्शन में था। मैंने टोटल पोटेंशियल इसका निकाला, फिर टोटल पोटेंशियल इसका निकाला। वी ए जब मैंने निकाला तो इसके खुद के कारण निकाला प्लस इसका असर लिया, क्योंकि डी का टर्म दिया था और ऑप्शंस में भी था। फिर मैंने वी भी निकाला, इसका खुद का असर निकाला और इसका वहां निकाला, फिर वी ए माइनस वी भी किया तो डेल्टा वी हो गया। अब डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी से ये आंसर आ रहा है। अच्छा, अगर सही डेरिवेशन आपका हुआ है तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा उसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन के फीचर्स आएंगे। लिख लीजिए द फाइनल आंसर अ टर्म ऑफ क्यू और वी शुड नॉट बी लेफ्ट। इन द फाइनल आंसर अ टर्म ऑफ क्यू और वी शुड नॉट बी लेफ्ट। क्यू का टर्म या वी का टर्म फाइनल आंसर में नहीं बचना चाहिए, है ना। इसी को हम अलग से चलिए हेडिंग दे देते हैं, एक नाम है स्फीयर कैपेसिटर। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है,
स्फीयर कैपेसिटर। इसमें भी क्या है, वही वही पुराना ही डिस्कशन है, बस डी कुछ सवाल में दिया नहीं है। ये दोनों बहुत दूर है, वेरी लास्ट, डी इज मच मच ग्रेटर देन आर। ऐसी अवस्था में वो जो डी वाला टर्म था वो नहीं आएगा। फॉर्मूले में जो पिछला फॉर्मूला था उसमें जो डी आ रहा था वो टर्म नहीं आएगा, और बस फिर तो ये हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा। दोबारा मैं डिराइव कर लेता हूँ। ए का पोटेंशियल खाली इसी के कारण होगा, और वो होगा के क्यू बाय आर वन, और बी का पोटेंशियल खाली उसके कारण होगा, और वो होगा माइनस के क्यू बाय आर टू। तो जो डी ए माइनस डी बी है वो हो जाएगा के क्यू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, ये हो जाएगा। तो जो डी ए माइनस डी बी हो जाएगा वो हो जाएगा आर टू, माइनस करूंगा तो माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, आर टू प्लस आर वन अपॉन आर वन आर टू। डी ए माइनस डी बी करूंगा ना तो ये माइनस करके ये प्लस हो जाएगा। पहले तो मैं इनको प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज दे दूंगा, पहले तो मैं इनको प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज दे दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद Q इज इक्वल टू सी बी, डेल्टा Q इज इक्वल टू सी डेल्टा बी, सी हो जाएगा Q बाय डेल्टा बी, और डेल्टा बी है K का टर्म भी मुझे लगाना है। K का टर्म है R1 प्लस R2, और इधर R1 R2, ये KQ यहाँ लिखा हुआ था, इसमें ये KQ यहाँ पर है, यहाँ ये KQ है, ये Q2 कैंसिल हो जाएगा। तो कैपेसिटी की फॉर्मूला है R1 R2 अपॉन K, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर से बढ़ जाएगा अपॉन R1 प्लस R2। इसका नाम है खाली स्फीयर कैपेसिटर। ध्यान रहे, हमको जो मेन डिस्कशन है वो स्फीयरिकल या स्फीयर कंडेंसर है। जो मेन डिस्कशन है हमारा वो स्फीयरिकल कंडेंसर है। तो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, और हमको जो असली चीज इस चैप्टर में पढ़ने लगती है वो कंडेंसर होता है, ठीक है। ये स्फेरिकल कंडेंसर नहीं है, ऐसा अलग से लिख लीजिए। डोंट कंफ्यूज दिस विद स्फेरिकल कंडेंसर, एंड दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसे स्फेरिकल कंडेंसर से कंफ्यूज ना करें। ये इसका नाम है स्फीयर कैपेसिटर। मैं अब इस स्टेज पे आके आपको डिफरेंस समझा देता हूं, बता देता हूं। लिख दीजिए डिफरेंस बिटवीन a conductor, a capacitor, difference between a conductor, a capacitor, a conductor, a capacitor, and a condenser. Condenser. तो कंडक्टर का मतलब लिख दीजिए बस isolated conductor. Conductor means only one conductor. Conductor मतलब only one conductor. And two conductors form a capacitor. अगर कहीं दो कंडक्टर हैं तो उसे कैपेसिटर कहते हैं। दो कंडक्टर्स हैं तो उसे कैपेसिटर कहते हैं। And if one of the conductors is earthed in a capacitor, one of the conductors is earthed in a capacitor, one of the conductors is earthed in a capacitor, then it is called a condenser. Then it is called a condenser. ये डिफरेंस है। एक अकेला है तो कंडक्टर, दो है तो कैपेसिटर, और अगर आपने किसी एक को अर्थ किया हुआ है तो वो कंडेंसर हो जाता है। हालांकि कैपेसिटर और कंडेंसर वर्ड्स पे इतनी ध्यान से हम इन्हें यूज नहीं करेंगे,
हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं या कंडेंसर की बात कर रहे हैं, इसमें अर्थिंग है या नहीं हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो रीजन आप बाद में समझ जाएंगे। लिख दीजिए आप आगे, कैपेसिटर एंड कंडेंसर आर यूज्ड और alternately for one another without giving due stress. हर कैपेसिटर की अर्थिंग आपको नहीं दी जाती, हर कैपेसिटर की अर्थिंग नहीं दी जाती, ठीक है। कंडक्टर में और कैपेसिटर में तो फर्क है, कंडक्टर एक कंडेंसर दो, पर कंडक्टर पर कैपेसिटर और कंडेंसर में आप यूं मान लीजिए कि कोई फर्क नहीं। प्रैक्टिकली आप कंडेंसर या कैपेसिटर लूजली यूज करते हैं, जब मन में आता है कंडेंसर कह देते हैं, जब मन में आता है कैपेसिटर कह देते हैं। हाँ, कंडक्टर एक अलग चीज है, कंडेंसर और कैपेसिटर को एक ही कहा जा सकता है, पर कंडक्टर एक अलग चीज है। कंडक्टर एक, कंडेंसर और कंडेंसर इन्हें दो, बस। अब एक हेडिंग और लिख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ bringing an earth conductor near a charged conductor. Effect of bringing an earth conductor near a charged conductor. अब हम अर्थिंग की बात कर रहे हैं, शायद हम कंडेंसर पे जाने वाले हैं। तो ये कंडक्टर है जिसको आपने +Q चार्ज दिया हुआ है और इस पे इसको अर्थ कर दिया है। हो सकता है इधर इंडक्शन से फिर -Q आया हो, इधर कहीं +Q आया होगा पर वो अर्थ में चला गया, इधर कहीं शायद -Q आएगा, इधर +Q आएगा, ये वाला +Q तो डायरेक्ट अर्थ में चला जाएगा और अंदर फील्ड तो है नहीं, तो फिर फील्ड नहीं है तो ये वाला चार्ज यहाँ बह नहीं पाएगा, वैसे भी बाउंड चार्ज है। और एक और बात कह सकते हैं कि अंदर फील्ड तो है नहीं, मेटल के अंदर तो कभी फील्ड होती नहीं। तो चलो हम भी यही इसको हटा देते हैं कि ये वाला तो अर्थ से न्यूट्रलाइज हो गया, अब ये वाला तो चला गया अर्थ में, पर यहाँ पे अंदर फील्ड है नहीं, और फिर ये बाउंड चार्ज है, नहीं तो यहाँ से भी आप कहेंगे चला जाएगा, बाउंड चार्ज। एनीवे, अब क्या होता है कि ये कंडक्टर ये पोटेंशियल दो कारणों से, एक तो खुद का और एक ये पड़ोसी का। खुद के कारण इसका पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और अर्थिंग के कारण सामने जरूर उल्टा चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज आया है। अब यहाँ दो कारणों से पोटेंशियल है, एक तो खुद के कारण और एक सराउंडिंग चार्जेस के कारण। तो इसका जो चार्ज है, इसका जो पोटेंशियल है वो अब कम हो जाता है, क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव पोटेंशियल पैदा हुआ है और नेगेटिव चार्ज से यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल पैदा हुआ है, इसका पोटेंशियल कम हो जाता है। इसका चार्ज तो वही है, इसका चार्ज तो वही है, पर इसका वोल्टेज कम हो गया है, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। बस ऐसा ही लिख दीजिए, लिख दीजिए ऑपोजिट चार्ज इज इंड्यूस्ड, opposite charge is induced on one side of the earth conductor. Opposite charge is induced on one side of the earth conductor. इसको आप प्राइमरी बोल सकते हैं, और इसको आप सेकेंडरी बोल सकते हैं। सर एक बार वापस से बता देंगे, कनेक्शन चला गया था। इसको मैंने +Q दिया था, इंडक्शन से यहाँ -Q आया, इधर जो +Q आया था वो अर्थ में चला गया, ये बाउंड चार्ज है, ये यहीं रहेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइमरी का जो पोटेंशियल है ना, वो दो कारणों से है, एक तो खुद के कारण पॉजिटिव और इसके इंड्यूस चार्ज के कारण यहाँ नेगेटिव। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि when an earth conductor is brought near a primary charge conductor, opposite charge is induced on the near face
of the secondary conductor, on the near face of the secondary conductor. As a result, total potential of the primary conductor decreases. Total potential of the primary conductor decreases. भाई इस पे खुद के कारण पॉजिटिव है और पड़ोसी का असर भी तो आएगा ना, बिकॉज ये पर बड़ा बड़ा लिख दीजिए, बिकॉज पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर also depends upon surrounding charges. इसको हाईलाइट कर दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ अ कंडक्टर, potential of a conductor also depends on surrounding charges. अब कुल मिला के फैसला ये है कि इसका Q तो सेम है और इसका V कम हो गया, ऐसा आगे लिख दीजिए, Q of the primary is unchanged. प्राइमरी का Q चेंज नहीं हुआ है क्योंकि उसमें न तो कहीं से चार्ज आया है न कहीं चार्ज गया है, वो किसी के कांटेक्ट में है ही नहीं, और ब्रेकडाउन की बात तो हम कभी इमेजिन करते ही नहीं है, क्योंकि चार्ज तो प्राइमरी का चार्ज तो अनचेंज है और इट्स वोल्टेज हैज डिक्रीज्ड, चार्ज तो अनचेंज है और इट्स वोल्टेज हैज डिक्रीज्ड. Therefore its capacity has increased. कौन सी वेरिएबल? सी है Q by V. Q सेम है और वोल्टेज डिक्रीज हो गया है. Q सेम है और वोल्टेज डिक्रीज हो गया है, तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी. पड़ोस में आप एक दूसरा कंडक्टर लाके रख देते हैं, बस पड़ोस में दूसरा कंडक्टर लाके रख देते हैं और उसके आउटर साइड को अर्थ कर देते हैं, तो उस पर जो इंड्यूस चार्ज है वो यहाँ के पोटेंशियल को कम कर देता है. इस पे खुद के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल है पर पड़ोसी के कारण नेगेटिव पोटेंशियल है, तो टोटल पोटेंशियल इसका कम हो गया है. इसका Q तो अनचेंज्ड है पर इसका वोल्टेज कम हो गया है, कैपेसिटी बढ़ गई है. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ कंडेंसर. लिख दीजिए, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ कंडेंसर. This arrangement is called a condenser. ठीक है, और अब हम ये बोलते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है ये शायद अपनी कैपेसिटी से ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है. अब वही जो कंडक्टर है, पहले तो कंडक्टर था, अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी मिलकर कंडेंसर हो गए. हम ऐसे याद रखने के लिए थोड़ा बोल सकते हैं जुगाड़ वाली बात, शायद इसने चार्ज खूब सारा कंडेंस कर लिया है और अपने अंदर इकट्ठा कर लिया है, इसलिए इसका नाम हो गया कंडेंसर. कंडेंसर की कैपेसिटी कंडक्टर की कैपेसिटी से ज्यादा होती है, ये लिख दीजिए, कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर इज मोर देन कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर. कंडेंसर की कैपेसिटी कंडक्टर की कैपेसिटी से ज्यादा होती है. ठीक है, एक था कंडक्टर और एक है कंडेंसर. हेडिंग इसी में लिख दीजिए, यही समझ लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर. और उसमें वो लाइन फिर से लिख दीजिए, पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर also depends on surrounding charges. Potential of a conductor also depends on surrounding charges. बस इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर कह सकते हैं. बस यही प्रिंसिपल है. इसमें हुआ क्या है एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं और लिख लेते हैं. फिर से लिख दीजिए कि when uncharged earth conductor is brought nearby, uncharged earth conductor is brought nearby, potential of the primary conductor decreases. Though its charge is unchanged. Therefore capacity increases.
therefore capacity increases. बस ये है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि जो कंडक्टर्स हैं इनकी कैपेसिटी तो बहुत छोटी होती है। अर्थ जितने बड़े कंडक्टर की कैपेसिटी भी 711 माइक्रोफैराड आई थी। तो हमको अगर और बड़े कंडक्टर और जिनकी कैपेसिटी ज्यादा चाहिए, ऐसा कोई एलिमेंट चाहिए, तो फिर खाली कंडक्टर से कुछ नहीं होगा, आपको कंडेंसर बनाना होगा। समझ रहे बात को? लिख दीजिए फिर से, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज, capacity of isolated conductor is of the order of microfarads or picofarads. Capacity of isolated conductor is of the order of microfarads or even picofarads. So to obtain capacitors of higher rating, we form condensers. हायर रेटिंग के कैपेसिटर्स चाहिए अगर आपको, तो आप उसे कंडेंसर बनाइए। इसमें शायद आप चार्ज को स्टोर कर, ज्यादा स्टोर कर लेते हैं, कंडेंस कर लेते हैं और ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेते हैं। मैं फिर से एक बार डेफिनेशन लिखवा देता हूं, मुझे याद नहीं मैंने लिखवाई कि नहीं लिख दी, फिर से लिख दीजिए। कंडेंसर इज एन अरेंजमेंट, फिर से लिख दीजिए, कंडेंसर इज एन अरेंजमेंट दैट स्टोर्स चार्ज more than that allowed by its size. Stores charge more than that allowed by its size. खाली साइज के हिसाब से देखेंगे तब तो ये कंडक्टर है, और साइज से ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है, ठीक है।